वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज जन औषधि दिवस प्रोग्राम को करेंगे खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शिलांग में बने 7,500वें जन औषधि सेंटर को भी करेंगे कौम के नाम वक्फ। असेंबली इंतखाबात के लिए रैलियों का दौर जारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज करेंगे कोलकाता में इंतखाबी रैलियों को खिताब। वज़ीर दाखिला अमित शाह भी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पार्टी के कई प्रोग्रामों में लेंगे हिस्सा। इंतखाबात वाली रियासतों में सियासी दर्ज हरारत में हुआ इजाफा। बीजेपी ने मगरबी बंगाल के लिए जारी की 57 उम्मीदवारों की फहरिस्त। ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम से मुकाबला करेंगे शुभेंदु अधिकारी। कांग्रेस ने भी मगरबी बंगाल के लिए 13 उम्मीदवारों की फहरिस्त की जारी। पार्टी ने आसाम के लिए भी 40 उम्मीदवारों के नामों पर लगाई मोहर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का केवड़िया में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के खितामी प्रोग्राम से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने की जरूरत पर दिया जोर। तेजी से बदलते तकनीक के दौर में भारतीय फौज के फ्यूचर फोर्स की शक्ल में तब्दील करने की जरूरत पर दिया जोर। मुल्क में तेजी से जारी है कोरोना टीकाकारी मुहिम। अब तक 2 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोगों को दी गई कोविड-19 टीके की खुराक। टीकाकारी मुहिम के 50वें दिन तक दी गई कुल 11 करोड़ 64 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक। अमेरिका की सीनेट ने $1.9 ट्रिलियन के कोविड-19 राहत पैकेज को किया मंजूर। पैकेज के तहत हर अमेरिकी को मिलेगी $1400 की राहत की मदद। बाइडेन ने कहा कि इस महीने से ही शुरू हो जाएगी मदद। चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचा भारत। टीम इंडिया ने 3-1 से की सीरीज अपने नाम। घरेलू सीजन पर सरजमीन पर भारत ने जीता लगातार 13वीं सीरीज। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने ओपन बैडमिंटन मुकाबले में फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में चौथी सीड याफ्ता डेनमार्क की मिया ब्लिचफील्ड को दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। प्रधानमंत्री जन औषधि मंसूबे के तहत सस्ती दवाइयां मिलने से आम लोगों को बड़ा फायदा हुआ है। लिहाजा आज का दिन मुल्क भर में औषधि दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन औषधि दिवस की तकरीब से खिताब करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज शिलांग में 7,500वें जन औषधि केंद्र का इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शिलांग में वाक़े नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज में बने 7,500वें जन औषधि केंद्र कौम के नाम वक्फ करेंगे। वो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि मंसूबे के मुस्तफिदीन से बातचीत भी करेंगे और मुतालिकीन को उनके अच्छे कामों के लिए सरफराज भी करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि मंसूबे की पहल का मकसद किफ़ायती शरहों पर मयारी दवाइयां फराहम करना है। इस मंसूबे के तहत ऐसे मराकज़ की तादाद 7,449 हो गई है। ये मरकज़ मुल्क के सभी अजला में है। माली साल 2020-21 में फ़रोख्त से तकरीबन 3,600 करोड़ रुपए की बचत हुई है, क्योंकि ये दवाइयाँ बाजार की शरहों के मुकाबले 50% से 90% तक सस्ती हैं। जन औषधि मराकज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इत्तला देने के लिए 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि हफ्ते की शक्ल में मनाया जा रहा है। इसके लिए जन औषधि सेवा भी रोजगार भी का नारा दिया गया है। और अब बात करते हैं बंगाल की, जहां मगरबी बंगाल में सियासी पारा चढ़ने लगा है। कल बीजेपी ने बंगाल इंतखाबात के पहले और दूसरे मरहले के 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बंगाल के चुनाव में इस मरतबा सबकी नजरें अहम मुकाबला नंदीग्राम पर होंगी, जहां वजीर आला ममता बनर्जी के मुकाबले बीजेपी ने कभी ममता के खास सिपह सलार रहे शुभेंदु अधिकारी को उतारने का ऐलान किया है। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के नोटिफिकेशन जारी होने और पर्चा नामजदगी का काम शुरू होने के साथ ही सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। सियासी जमातों की जानिब से गठबंधन और उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के साथ ही पार्टी बदलने का अमल भी जारी है। नंदीग्राम में दूसरे मरहले के दौरान 1 अप्रैल को इंतखाबात होने हैं।
और मगरबी बंगाल के टीएमसी के बानी अरकान में से एक साबिक रेलवे वजीर दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिनेश त्रिवेदी ने दिल्ली में वाक़ बीजेपी के सदर दफ्तर में पार्टी के सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर पीयूष गोयल की मौजूदगी में पार्टी की रुकनीत हासिल की। अभी बजट इजलास के दौरान पार्लियामेंट में टीएमसी के राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट के तौर पर उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि अब तृणमूल कांग्रेस में उनका दम घुटता है। दिनेश त्रिवेदी के नए सियासी सफर में उनसे बात की हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने। ऐसा नाम जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस को खड़ा किया या यूं कहें कि वो फाउंडर मेंबर की तरह रहे, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। सर, क्या लगता है कि सत्ता परिवर्तन का शंखनाद जो बीजेपी करेगी वो दिनेश त्रिवेदी उसमें कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित? आज दिनेश त्रिवेदी उस जो जनता का हवन हो रहा है उस हवन में अपने आप को एक आहुति देने का मौका मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सत्ता में आने में कामयाब हो पाएगी? जब जनता गुस्से में होती है ना तो परिवर्तन की एक बड़ी लहर, आज हर एक व्यक्ति यही कह रहा है कि हमें जीना है। बंगाल में आज जीने की इजाजत नहीं मिलती है। लोगों का, हमारा दम तो छोड़िए, लोगों का दम घुट रहा है वहाँ। ममता बनर्जी भवानीपुर से नंदीग्राम जा रही हैं। नंदीग्राम बेहद चर्चित रहा उनके आंदोलनों को लेकर। कैसे आप देखते हैं कि पहले मैदान? देखिए, हर एक व्यक्ति जो टीएमसी में वो कहता है हर एक सीट पे ममता बनर्जी लड़ रही है, ठीक है ना? तो आपको खुद नंदीग्राम जाने की क्या आवश्यकता हुई? आपका जो नुमाइंदे है वही नंदीग्राम से लड़ते हैं। आप अपनी रणनीति, जहां भवानीपुर ने आपको सीएम बनाया, आप उसी को छोड़ के जा रही है। तो ये तो एक तरीके से विश्वासघात की बात जो कर रही है, उनको हक है जाने का, ऐसा हम नहीं कह रहे, मगर भवानीपुर में लोगों का रोष इतना है। नंदीग्राम में क्या होगा वो नंदीग्राम की जनता तय करेगी। बहुत शुक्रिया। नंदीग्राम में क्या होगा ये नंदीग्राम की जनता तय करेगी। बहरहाल दिनेश त्रिवेदी भवानीपुर से ममता बनर्जी के नंदीग्राम शिफ्ट होने पर बेहद नाराजगी जता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं, वो हर सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में उन्हें अपने परंपरागत सीट को छोड़कर नंदीग्राम नहीं जाना चाहिए था। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और दिनेश त्रिवेदी के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में बदउनवानी और मौका परस्ती है। तृणमूल कांग्रेस में भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, लोकतंत्र की हत्या, इंस्टीट्यूशंस को का गला घोटना, ये सब कुछ विराजमान है और इसीलिए संवेदनशील, विवेकशील व्यक्तित्व दिनेश त्रिवेदी ने तृणमूल कांग्रेस को धत्ता दे करके भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने ज्वाइन किया है और पश्चिम बंगाल में आप सेवा करेंगे। और बंगाल में इंतखाबी और सियासी सूरत हाल पर मजीद ताज़ा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे कुमार आलोक से। कुमार, वहां पे सियासी पारा बेहद चढ़ा हुआ है, गरमाया हुआ है और आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बंगाल में अपनी पहली इंतखाबी रैली से खिताब करने जा रहे हैं। किस तरह की वहां तैयारियां आप देख रहे हैं और लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, यहाँ पर ये जो ब्रिगेड मैदान है अपने आप में इसका ऐतिहासिक महत्व है और इस ब्रिगेड मैदान के बारे में जो कहा जाता है कि जो भी पार्टियां इस ब्रिगेड मैदान को अगर वो भर देती हैं, 15 लाख से लेकर 16 लाख तक का इसका कैपेसिटी है इस ब्रिगेड मैदान का, तो कहा जाता है कि जो भी पार्टियां या जो भी राजनीतिक दल इस मैदान को भर देगा, सत्ता के रास्ते, राज्य में उसके सत्ता के रास्ते आसान हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रैली 2 बजे की मुनक्किद की गई है, लेकिन जो आप लोग जो है बंगाल के विभिन्न कोनों से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी 2 बजे रैली होने वाली है, लेकिन किस तरीके से लोगों का उत्साह है आप देख सकते हैं। बंगाल के विभिन्न कोनों से, चाहे वो दिनाजपुर हो, चाहे वो दार्जिलिंग जिला हो, चाहे मालदा हो, हर एक जिले से, बंगाल के हर एक कोने से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आप सोच सकते हैं कि जब 2 बजे दिन में जब प्रधानमंत्री यहाँ पर रैली को खिताब करेंगे तो क्या होगा। जो लोगों का जुनून है यहाँ पर एक तरीके से प्रधानमंत्री की रैली को लेकर के,
और यही कारण है कि आज जो लड़ाई है टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी सीधी लड़ाई है। एक जमाने में जब 34 वर्षों तक लेफ्ट ने शासन किया, कांग्रेस का भी यहाँ पर ठीक ठाक प्रदर्शन रहा था पिछले चुनावों में, लेकिन अब यहाँ बीजेपी एक बहुत बड़ी फोर्स के रूप में उभरी है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएंगे तो उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और रैली जब 2 बजे होगी तो अपने आप में एक ऐतिहासिक रैली होगी ब्रिगेड मैदान में। और राजनीतिक पंडितों से हमने बात की, प्रेक्षकों से बात की, बुद्धिजीवियों से बात की, तो उनका भी कहना था कि इस तरह का जो उत्साह है जो देखने को मिल रहा है लोगों में, वो पहले ऐसा कभी नहीं था। कुमार, लोग बेहद जोश में हैं और बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद हैं। वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वजीर आजम का कि आज वो वहां पर पहुंच के क्या खिताब करते हैं। और साथ साथ आपने बताया कि सीधा सीधा मुकाबला टीएमसी और बीजेपी का है। एक मुश्किलें टीएमसी के लिए ये भी खड़ी हो रही हैं कि उनके ज्यादातर जो लीडर हैं वो उनका दामन छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। किस तरह की मुश्किलें उनके लिए बढ़ती जा रही हैं। और खास बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से ममता बनर्जी के मुकाबले पे उतारा गया है। किस तरह की मुश्किलें उनको आगे इलेक्शन में देखने को मिलेंगी? कुमार, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है कुमार से हमारा संपर्क टूट गया है। तो कुमार आलोक बता रहे थे कि कोलकाता में जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली होने वाली है उसके लिए बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं और बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। मजीद खबरों की जानिब भी रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें, रुख करते हैं अमित शाह का, जहां बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज तमिलनाडु में इंतखाबी तशहीर के लिए मैदान में उतरेंगे। और वो अपने एक रोज़ा दौरे के दौरान वो 6 अप्रैल को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए कन्याकुमारी में पार्टी के मुख्तलिफ तशहीरी प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। कोविड-19 की वजह से कांग्रेस के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट वसंत कुमार के इंतकाल की वजह से खाली हुई कन्याकुमारी की सीट पर बीजेपी लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ रही है। साबिक मरकजी वजीर पॉन राधाकृष्णन यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अमित शाह कन्याकुमारी के पास वाक़े सुचिंद्रम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और फिर वो अपने डोर टू डोर मुहिम विजय संकल्प महासंपर्क मुहिम के तहत कन्याकुमारी के सुचिंद्रम टाउन जाएंगे और इसके बाद वो एक जबरदस्त रोड शो में हिस्सा लेंगे जो कन्याकुमारी के वयप्पा मुद्दू कामराज मुजस्मे पर खत्म होगी। और वो तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना होंगे और पहले दोपहर में बीजेपी की मजलिस आमला की एक इंतखाबी जलसे से भी खिताब करेंगे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात 6 अप्रैल को एक ही मरहले में होने वाले हैं। जिन रियासतों में इंतखाबात होने हैं उनसे मुतालिक दीगर खबरों की बात करें तो बीजेपी ने कन्याकुमारी में होने वाले लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात के लिए पॉन राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार होने का ऐलान किया है। कन्याकुमारी में 6 अप्रैल को लोकसभा के लिए ज़िमनी इंतखाबात होंगे और नताइज का ऐलान 2 मई को होगा। इससे पहले तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी और AIADMK के दरमियान सीटों के बंटवारे का मुआहदा हो गया है। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को एक ही मरहले में तमाम 234 सीटों पर वोटिंग होनी है, जबकि 2 मई को वोटों की गिनती होगी। कांग्रेस ने भी आसाम के लिए 40 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। गोपुर से रिपुन बोरा और जोरहट से राणा गोस्वामी को टिकट मिला है। इसके अलावा पार्टी ने मगरबी बंगाल के लिए भी कांग्रेस के 13 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। खड़गपुर सदर से समीर राय और पुरोलिया से पार्थ प्रतम बनर्जी को टिकट दिया गया है और कल मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग में नामों को हतमी शक्ल दी गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के केवड़िया में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2021 के खितामी इजलास से खिताब किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने वज़ीर आज़म को कॉन्फ्रेंस में हुई बातचीत के बारे में बताया। वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस के एजेंडे और उसकी स्ट्रक्चर की तारीफ की। उन्होंने जूनियर कमीशन अफसर और नॉन कमीशन अफसर को कॉन्फ्रेंस में शामिल करने की खास तौर से तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान कोविड और शुमाली सरहद पर चैलेंजेस के पेश नज़र उनके अज़्म
काबिले तारीफ हैं। तेजी से बदलते तकनीक के दौर में वज़ीर आज़म ने भारतीय फौज को फ्यूचर फोर्स की शक्ल में फ़रोग़ देने की ज़रूरत बताई। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर मुश्तरका कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में मुसल्लह अफ़वाज के ज़रिए लगाई गई नुमाइश का मुशाहिदा किया। कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया और कहा कि केवड़िया में मुश्तरका कमांडरों का इजलास फ़ायदेमंद रहा। मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक मौज़ूआत पर तबादला ख्याल हुआ। दिफा के शोबे में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया और इसके लिए हुकूमत की हिमायत की बात को दोहराया गया। हर भारतीय को हमारी मुसल्लह अफ़वाज पर फ़ख्र है, उनकी जुर्रत मिसाली है। मुसल्लह अफ़वाज से मुख्तलिफ इस्लाहात के बारे में गौर किया गया जिससे फ़ौज मज़ीद मजबूत होगी। आज़ादी के 75 बरस की याद में इजलास में बहादुर साबिक फ़ौजियों को एक जगह जमा करने के तरीक़ों पर भी बातचीत की गई। मुश्तरका कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में हमारी मुसल्लह अफ़वाज के ज़रिए लगाई गई नुमाइश में कुछ इख्तरात को भी देखा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद मध्य प्रदेश के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। कल अपने दौरे के पहले दिन सदर जमहूरिया ने जबलपुर में मुनक़िद मध्य प्रदेश स्टेट जुडिशल अकेडमी के डायरेक्टरों के इजलास का इफ्तिताह किया। इस कॉन्फ्रेंस में अदालती निज़ाम से वाबस्ता मोअज़्ज़ज़ अफराद अदालती निज़ाम के तमाम अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल के लिए जमा हुए हैं। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि तकनीक के शामिल करने से अदालती अमल में तेज़ी आ रही है। न्याय व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। देश में 18,000 से ज़्यादा न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। लॉकडाउन की अवधि में जनवरी 2021 तक पूरे देश में लगभग 76 लाख मामलों की सुनवाई वर्चुअल कोर्ट्स में की गई। साथ ही नेशनल जुडिशल डेटा ग्रिड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड तथा QR कोड जैसे इनिशिएटिव्स की सराहना विश्व स्तर पर की जा रही है। अब ई अदालत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई प्रोसीडिंग्स, ई फाइलिंग और ई सेवा केंद्रों की सहायता से जहां न्याय प्रशासन की सुगमता बढ़ी है, वहीं कागज के प्रयोग में कमी आने से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी संभव हुआ है। सदर जमहूरिया ने कहा कि तमाम हाई कोर्ट अपनी अपनी रियासत की सरकारी ज़बान में ज़िंदगी के अहम पहलुओं से मुतालिक फ़ैसलों का मुसद्दक़ा तर्जुमा शाया करवाएं। सभी उच्च न्यायालय अपने अपने प्रदेश की अधिकृत भाषा में, जिसको हम लोकल या रीजनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जनजीवन के महत्वपूर्ण पक्षों से जुड़े निर्णयों का प्रमाणित अनुवाद जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में होता है, साइमल्टेनियसली उपलब्ध व प्रकाशित कराएं, ताकि हम न्याय व्यवस्था में एक बहुत ऐतिहासिक कदम हम आगे बढ़ करके एक इतिहास रच सकते हैं। जबलपुर में मध्य प्रदेश स्टेट जुडिशल अकादमी के डायरेक्टरों की कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद बोबडे ने सदर जमहूरिया को भारत के न्यायालय और मध्य प्रदेश का न्यायिक इतिहास और न्यायालय नाम की 2 किताब सदर जमहूरिया को पेश की। जस्टिस बोबडे ने इस स्टेज से कहा कि तमाम जुडिशल अकादमियों को कानून की जानकारी के साथ साथ ज़ेर तरबियत अफराद की तरक्की पर भी तवज्जो देनी होगी। साथ ही चीफ जस्टिस ने हिंदी के साथ साथ इलाकाई ज़बानों में भी काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। समय के साथ साइबर क्राइम अलग अलग प्रकार के वाद खड़े हुए हैं। आमतौर पर सबसे बड़ा कदम जो लिया गया है वो ये समझा जाता है कि वाद के अधिकार, लोकस स्टैंडाई जैसी संकल्पनाओं के मूलभूत परिवर्तन कर हम सिविल वाद से जनहित याचिका तक पहुंच गए हैं। मेरे विचार में सभी अकादमियों में को विधि के ज्ञान के साथ साथ प्रशिक्षु न्यायाधीश के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले 15 माह से तजर्बाती बुनियादों पर हाइब्रिड तरीके से समाज शुरू करने का फैसला किया है। अदालत ने कहा है कि मंगल, बुध और जुमेरात को
हतमी समाअत या आम लिस्ट में दर्ज मामलों की समाअत हाइब्रिड तरीके से की जाएगी। ताहम इसमें फरीकों की तादाद और कोर्ट रूम की महदूद गुंजाइश को ध्यान में रखा जाएगा। वहीं पीर और जुमे को लिस्ट में दर्ज तमाम मुकदमात की समाअत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। यकम मार्च से मुल्क में सेहत और फ्रंट लाइन वर्कर्स के बाद 60 साल से ज़्यादा उम्र के और किसी शदीद बीमारी में मुब्तला अफराद जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनको कोविड वैक्सीन दी जा रही है। खुद वज़ीर आज़म कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं। वज़ीर आज़म के वैक्सीन लेने के बाद से मुल्क भर के तमाम वुज़रा और कायदीन वैक्सीन ले रहे हैं। इस ज़िम्न में मरकज़ी वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कल दिल्ली के RML अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन की पहली खुराक ली। वहीं नागपुर में मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी और उनकी अहलिया कंचन गडकरी ने कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ली। वहीं मरकजी वजीर DV सदानंद गौड़ा ने भी बेंगलुरु में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खुराक ली। यकम मार्च से मुल्क में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम की तौसी हुई है, जिसके तहत पहले ही दिन वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई और इसके बाद अब मरकजी वुज़रा भी टीका लगवा रहे हैं। मुल्क भर में कोविड-19 की खुराक लगवाने वालों की तादाद आज 2 करोड़ 9 लाख से तजावुज़ कर गई है। मुल्क भर में 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 के खिलाफ टीकाकारी की मुहिम शुरू हुई थी। सबसे पहले सेहत एहलकारों को टीके की खुराक दी गई और फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स को 2 फरवरी 2021 से वैक्सीन लगाई गई और अब यकम मार्च से दूसरे मरहले में 60 साल से ज़्यादा और शदीद बीमारियों से मुतासिर 45 बरस से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। मरकजी महकमा सेहत की एक आला सतही टीम को महाराष्ट्र और पंजाब भेजा गया है। इन दोनों ही रियासतों में कोविड-19 के मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, लिहाजा मरकजी टीम यहां कोरोना वायरस इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने में रियासतों की मदद करेगी। इसी दौरान मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के एक्टिव मामलात की शरह 1.61% है। सेहतयाबी की शरह भी 96.98% तक जा चुकी है, जबकि कोरोना की वजह से अमवात की शरह फिलहाल 1.41% है। मुल्क में हिफाजती टीकों की मुहिम तेजी से बढ़ रही है। महकमा सेहत के मुताबिक अब तक 1 करोड़ 94,97,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस मामलों की कुल तादाद 11 करोड़ 70,000 के पार हो चुकी है, जबकि 25,98,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक 9 करोड़ 26,34,000 से ज्यादा लोग सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा 2 करोड़ 96,53,000 मामलों और 5,37,000 अमवात के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क बना हुआ है। दूसरी जानिब ब्राजील में अब तक 10 करोड़ 93 लाख मामले हैं, तो वहीं 2,64,000 अमवात की तस्दीक हो चुकी है। मैक्सिको की बात करें तो अब तक 2 करोड़ 11 लाख मामले सामने आए हैं और 1,89,000 मौतें हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के तहत मकामी सतह पर तैयार की जाने वाली कोविड वैक्सीन की खेप सोमालिया पहुंच गई है। भारत अब तक कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीन मैत्री पहल के तहत मुतादिद ममालिक को कोविड वैक्सीन की 461,66,000 से ज्यादा खुराकें भेज चुका है। अमेरिकी सीनेट ने सदर जो बाइडेन के $1.9 ट्रिलियन की कोविड-19 राहत पैकेज को रात भर चले इजलास के बाद मंजूर कर दिया। अमेरिकी सीनेट ने कोरोना वायरस वबा के असर से निपटने के लिए अमेरिका के तीसरे अहम राहत पैकेज की मंजूरी के लिए वोटिंग की। तकरीबन $1.9 के इस पैकेज को कल सेनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब इसे ऐवान नुमाइंदगान के सामने रखा जाएगा, जहां उसके पास होने की पूरी उम्मीद है। बाइडेन ने $1.9 ट्रिलियन के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इसके तहत हर अमेरिकी को $1,400 की राहत मदद दी जाएगी।
कोरोना वबा के सबब बिगड़ी इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करने के मकसद से इस पैकेज का ऐलान किया गया है, जिसका मकसद अमेरिका के लोगों को इक्तिसादी मदद, तिजारत में सहारा देने और नेशनल वैक्सीन प्रोग्राम में तेजी लाना है। इसे अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ा हौसला अफजा पैकेज माना जाता है। इस राहत पैकेज को सदर जो बाइडेन की एक ऐसी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है जिससे कोरोना वबा के सबब जद्दोजहद कर रहे शहरियों को काफ़ी राहत मिलेगी। इस दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि कोरोना वायरस मदद बिल के सेनेट में मंजूर होने का मतलब है कि इस महीने से ज़्यादातर अमेरिकियों को $1400 की अदायगी शुरू हो जाएगी। इराक के तारीखी दौरे पर पहुंचे ईसाई रहनुमा पॉप फ्रांसिस ने इराक में अमन और बकाए बाहम का पैगाम दिया। पॉप ने शिया मुसलमानों के सबसे बड़े मजहबी पेशवा आयतुल्ला सैयद अली सिस्तानी से तारीखी मुलाकात की। पॉप फ्रांसिस ने इराक के मुसलमानों से अपील की है कि वो इराक में तवील अरसे से मुश्किलों में घिरे ईसाइयों को गले लगाएं। दूसरी जानिब आयतुल्ला सिस्तानी ने दुनिया के दीगर मजहबी लीडरों से अपील की कि वो जंग पर काबू पाने के लिए अपनी सलाहियतों के मामलात को हल करने की कोशिश करें। आयतुल्ला सिस्तानी न सिर्फ इराक के मजहबी पेशवा हैं बल्कि दुनिया भर में उनके पैरोकार मौजूद हैं। मीटिंग के बाद पॉप ने जुनूबी इराक में कदीम दौर की इमारतों का दौरा किया। इससे कबल जुमे को बगदाद पहुंचने पर पॉप का जबरदस्त खैर मकदम किया गया था। बच्चों ने इराक और वेटिकन परचम लहराकर उनका खैर मकदम किया। पॉप के दौरे का मकसद दोनों कम्युनिटियों के दरमियान भाईचारे को फरोग देना है। म्यांमार में फौज के जरिए तख्ता पलट के बाद हो रहे तशद्दुद पर म्यांमार में अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी सफ़ीर ने सिक्योरिटी काउंसिल में फौरी इज्तिमाई कार्रवाई की अपील की है। इसके साथ ही हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी करने वालों को जिम्मेदार ठहराए जाने के लिए बैनुल-अक़वामी ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई की भी अपील की है। म्यांमार में फौज ने 1 फरवरी को हुए तख्ता पलट के बाद अब तक तकरीबन 50 से ज़्यादा बेकसूर और पुरअमन मुजाहिरा कर रहे लोगों को मार दिया है। बहुत से मुजाहिरीन जख्मी भी हुए हैं। और अब नजर डालते हैं खेल की खबरों पर, जहां भारत ने अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को 1 इनिंग्स और 25 रन से शिकस्त देती है। इसके अलावा भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में जगह बना ली है। फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को इस टेस्ट में जीत या ड्रॉ की जरूरत थी। अश्विनी और अक्षर पटेल की शानदार गेंदबाजी और ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर की शानदार बल्लेबाजी की दम पर भारत ने इंग्लैंड को जबरदस्त शिकस्त दी। अब जून में इंग्लैंड में होने वाले फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। भारतीय बैडमिंटन स्टार और 2016 रियो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की चौथी सीड याफ्ता मिया ब्लिच फ्लिट्स को 22-20, 21-10 से हराया। इसके साथ ही सिंधु ने यूनेक्स थाईलैंड ओपन में दुनिया की 12वें नंबर की खिलाड़ी से पहले दौर में मिली शिकस्त का हिसाब भी बराबर कर लिया। वहीं साबिक आलमी नंबर 1 खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत को मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। श्रीकांत को सीड याफ्ता डेनमार्क के वेक्टर एलेक्सन ने सीधे सेटों में 21-13, 21-19 में शिकस्त दी। जबकि दुनिया की 10वें नंबर की जोड़ी सात्विक सिराज ने चिराग शेट्टी ने भी डबल जुमरे के आखिरी 4 में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला डैनिश जोड़ी किम स्ट्रिप और एंडरसन स्कॉर्प से होगा। क्वार्टर फाइनल में इस भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की ओंग यू सिन और त्यू ई को शिकस्त दी थी। और अब नजर डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर।
इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पजीर होता है। इजाजत दीजिए।